करने जा रहे हैं यूपीजीएस की क्लास, और उसमें जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। कि उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन क्या है, फिजिकल डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भौतिक विभाजन होता क्या है। तो देखो, पूरे प्रदेश में अलग अलग भू आकृतियां पाई जाती हैं और उन्हीं भू आकृतियों के आधार पर प्रदेश को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगर हम बात करें कि भौतिक विभाजन क्या है, कि प्रदेश में अलग अलग भू आकृतियां पाई जाती हैं। और इन्हीं के आधार पर प्रदेश का भौतिक विभाजन किया गया है। और हम बात करें उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, तो उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन 4 भागों में किया जाता है। कितने भागों में? 4। लेकिन मोस्टली किताबों में आपको 3 ही भाग देखने को मिलेंगे, लेकिन चौथा भाग भी आपका आता है। और उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन की बात करें तो इसका जो विभाजन किया गया है, डिवीजन जो किया गया है, वो आपके 4 भागों में किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर आप 3 भी टिक कर सकते हैं, अगर 3 पहले ऑप्शन में दे रखा है, या फिर हम 4 भी लगा सकते हैं। और वो 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम 4 भाग देखते हैं। सहारनपुर का शिवालिक, तलहटी क्षेत्र। जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय से सटा हुआ आपके सहारनपुर है, और उसकी जो तलहटी है वही आपका क्षेत्र आता है सहारनपुर का शिवालिक तलहटी क्षेत्र। दूसरा आता है आपका भाबर एवं तराई क्षेत्र। भाबर एवं तराई क्षेत्र। और तीसरा आता है आपका गंगा का मैदानी भाग। और जो लास्ट डिवीजन है वो है आपका दक्षिण का पठारीय भाग। दक्षिण का पठारीय भाग। तो प्रदेश का जो भौतिक विभाजन किया गया है, मोस्टली आपको बुकों में 3 ही मिलेंगे, और 3 आंसर भी चेक हो चुका है। लेकिन आप अगर 4 हैं तो आप 4 भी लगा सकते हैं, क्योंकि सहारनपुर का शिवालिक क्षेत्र भी आता है, भाबर एवं तराई क्षेत्र, गंगा का मैदानी भाग और दक्षिण का पठारीय भाग। हम मैप पे देखते हैं कि कौन सा एरिया कहां पर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सहारनपुर का शिवालिक क्षेत्र जो है, वो आपके ये जो सहारनपुर का एरिया है, ये सारा एरिया आपके शिवालिक का तलहटी क्षेत्र है। जो शिवालिक हिमालय है वही आपके, उसका जो तलहटी भाग है वही आपका सहारनपुर में है। और यही सहारनपुर से आपके सीधा जितना भी एरिया पड़ता है सहारनपुर से कुशीनगर तक का जितना एरिया पड़ता है, ये पड़ता है आपका भावर का क्षेत्र, भावर और तराई क्षेत्र। ये जितना भी एरिया पड़ता है ये आपके भावर एवं तराई क्षेत्र का पड़ता है। ये आपके भावर एवं तराई क्षेत्र का एरिया पड़ता है। ये कौन सा है? भावर का एरिया पड़ता है, भावर व तराई क्षेत्र। और ये जो एरिया पड़ता है ये आपके पड़ता है गंगा का मैदानी भाग। ये कौन सा भाग है? गंगा का मैदानी भाग। ये आपके गंगा का मैदानी भाग पड़ता है। और ये जितना भी आपके ये एरिया है, ये गंगा का मैदानी भाग का एरिया है, ये वाला एरिया।
जो गंगा यमुना ये नदियां बहती हैं, गंगा का जितना रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम, वो सभी इसके अंतर्गत आता है। इसका जो निर्माण हुआ है वो नदियों से ही हुआ है। नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से जो एलुवियल डिपॉजिट आते हैं, उन्हीं सबसे इनका निर्माण हुआ है, जो आपका गंगा का मैदानी भाग है। और सबसे दक्षिण में जो पड़ता है, जो आपके प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा रह चुका है, और भारत का सबसे पुराना भूभाग यही है, दक्षिण का पठारीय भाग, यही आपका कहलाता है पठारीय भाग। ये कौन सा भाग है? ये है आपके पठारीय भाग। ये आपके पठारीय भाग है। ये जितना भी एरिया पड़ता है ये सब पठारीय भाग का एरिया पड़ता है। ये वाला एरिया आपके पठारीय भाग का एरिया है। तो ये आपके सहारनपुर का शिवालिक तलहटी क्षेत्र है। इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, कैसे कैसे इनका निर्माण हुआ है और क्या क्या इनकी एडिशनल बातें हैं, वो सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, एक एक करके उठाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सहारनपुर का शिवालिक क्षेत्र, फिर हम पढ़ेंगे भावर एवं तराई क्षेत्र, फिर गंगा का मैदानी भाग, फिर दक्षिण का पठारीय भाग। हम पढ़ते हैं भाई, पहला ही भाग इसका सहारनपुर का पहला ही भाग है सहारनपुर का शिवालिक तलहटी क्षेत्र। तो जैसा मैंने मैप में बताया है कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, उसका जो पूर्वी और पश्चिमी भाग है वो आपके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। सही, किससे? आपके उत्तराखंड से सीमा करता है। उत्तराखंड में ही है आपके शिवालिक हिमालय, और इसका जो विस्तार है सहारनपुर में इसका विस्तार जो हमें देखने को मिलता है पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग में मिलता है। आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है इसमें, इस वाले भाग से इतने क्वेश्चन रेज नहीं किए जाते हैं, फिर भी आपको मोस्टली पता होने चाहिए क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। तो सहारनपुर का जो शिवालिक तलहटी क्षेत्र है उसका पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग आपके इसी तलहटी में है, शिवालिक की तलहटी में स्थित है। और अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो शिवालिक की चोटियां हैं, शिवालिक की चोटी जो पीक्स हैं उत्तर प्रदेश में, जो सहारनपुर में जो पहाड़ियां हैं वो है आपके अमसोट का भी विस्तार हमें सहारनपुर तक देखने को मिलता है, साकम्बरी और बहनसिया और एक है मोहंड। ये कुछ चोटियां हैं जिनका विस्तार हमें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर तक देखने को मिलता है, अमसोट, साकम्बरी, बहनसिया और मोहंड। मोहंड एक दर्रा भी है जो आपके देहरादून को जोड़ता है, और मोहंड दर्रे को ही देहरादून का द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देहरादून का द्वार। जो आपके मोहंड दर्रा है, मोहंड दर्रा, इसे आपके क्या कहा जाता है? देहरादून का द्वार भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए किस दर्रे को देहरादून का द्वार कहा जाता है, तो मोहंड दर्रा है जिसे देहरादून का द्वार भी कहा जाता है। तो आपको इस सहारनपुर का जो शिवालिक तलहटी क्षेत्र है इससे इतनी इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि इसका पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग से शिवालिक हिमालय की तलहटी में है, और उत्तर प्रदेश में जो शिवालिक हिमालय की चोटियों का विस्तार है वो आपके अमसोट, साकम्बरी, बहनसिया और मोहंड है। मोहंड एक दर्रा भी है, और मोहंड दर्रे को देहरादून का द्वार भी कहा जाता है। हम दूसरा इसका पार्ट पढ़ते हैं भाई, भावर एवं तराई क्षेत्र। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा, भावर एवं तराई क्षेत्र। तो ये सब पढ़ने के लिए आपको मैप तो आना चाहिए, जैसे मैंने पहली क्लास में मैप ही बनवाया है, तो वो मैप आपको आना चाहिए, कौन से जिला कहाँ पर स्थित है, सारे जिलों की लोकेशन जो बाउंड्री शेयर करने वाले हैं उनकी तो पता ही होनी चाहिए। तो अगर देखो हम भावर क्षेत्र की बात करें तो भावर क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ,
हम उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मान लीजिए ये आपके पहाड़ी हुआ करती थी, ये पहाड़ी है, और पहाड़ी पर से जब कोई नदी निकलती है, क्योंकि पहाड़ों पर से ही ग्लेशियर पिघलने के बाद ये नदियां निकलती हैं, और नदियां जब पहाड़ों से सीधी आपके समतल पर गिरती हैं तो वो अपने साथ बहुत मोटे मोटे पत्थर लेके आती हैं, ठीक। और ये आपके पत्थर जिस समतल स्थान पर जमा हो जाते हैं, ये आपके एक रिवर निकल के आई, ये आपके मान लीजिए कोई भी हिल्स है, और यह जहां पर इसने पत्थर, इस नदी ने अपने बहाव से लाए हुए पत्थर जमा किए, वही आपका क्षेत्र कहलाया भावर क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र कहलाया? भावर क्षेत्र। यही क्षेत्र कहलाया आपका भावर क्षेत्र। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए भावर क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ, फॉर्मेशन ऑफ भावर क्षेत्र। तो भावर क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है नदी द्वारा लाए गए पत्थरों से हुआ है। किससे हुआ है? नदी द्वारा लाए गए पत्थरों से, नदी द्वारा लाए गए पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है। अब ये जो भावर बेल्ट पड़ती है वो कहां से कहां तक पड़ती है? तो इसका जो एक्सपेंशन है इसका एक्सपेंशन है आपका सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक। सहारनपुर से कुशीनगर तक ये भावर क्षेत्र पड़ता है। कहां से लेकर? सहारनपुर से लेकर आपके कुशीनगर तक। सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक आपके भावर क्षेत्र का ही विस्तार मिलता है, और उसकी सबसे ज्यादा चौड़ाई, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए भावर क्षेत्र की सबसे ज्यादा चौड़ाई किस जिले में है, तो सहारनपुर में इसकी सबसे ज्यादा चौड़ाई है। सबसे ज्यादा चौड़ाई हमें देखने को मिलती है इसकी सहारनपुर में, और इसकी सहारनपुर में चौड़ाई है आपके 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जैसे जैसे हम पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे, इधर सहारनपुर है, इधर आपके कुशीनगर है पूरब की ओर, तो सहारनपुर से जैसे ही हम कुशीनगर तक जाएंगे तो इसकी चौड़ाई कम होती चली जाएगी। तो आप देखो, आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर भावर क्षेत्र की चौड़ाई कम होती है। क्या होती है? पश्चिम से हम जाएंगे पूरब की ओर तो आपकी चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई आपके बहुत कम होगी। चौड़ाई आपके 34 किलोमीटर मैक्सिमम सहारनपुर में ही। उसके बाद जैसे ही हम कुशीनगर की तरफ बढ़ेंगे तो चौड़ाई कम होती चली जाएगी। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, देखो जब कोई भी नदी आई तो वो अपने साथ लाए हुए पत्थरों को इस समतल स्थान पर बिछा देगी, और बिछाने के बाद यहाँ से जो नदी का पानी निकल लिया होगा इन पत्थरों के नीचे से निकल रहा होगा, तो यहाँ पर नदियां हमें दिखाई नहीं देती हैं, अदृश्य हो जाती हैं। तो आप सब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए किस क्षेत्र में नदियां अदृश्य हो जाती हैं? तो भावर क्षेत्र में नदियां अदृश्य हो जाती हैं। भावर क्षेत्र में क्या होता है? भावर क्षेत्र में नदियां अदृश्य हो जाती हैं। इस क्षेत्र में क्या होता है अभी? इस क्षेत्र में आपकी नदियां अदृश्य हो जाती हैं क्योंकि पत्थरों के नीचे से होकर बहती हैं। और देखो यहाँ की जो मृदा होती है, जो सॉइल होती है यहाँ की, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भावर क्षेत्र की मृदा कैसी होती है? तो भावर क्षेत्र की जो मृदा होती है वो कंकरीली और पथरीली होती है, क्योंकि मैंने बताया तो वो नदियां अपने साथ कंकर पत्थर ला रही हैं, वो आपके बहाव से नीचे जमा देंगी, और जब नीचे जमा देंगी तो यहाँ की जो मृदा होगी वो कंकरीली और पथरीली होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, कंकरीली और पथरीली। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए किस क्षेत्र की मृदा कंकरीली और पथरीली होती है, तो भावर क्षेत्र की मृदा कंकरीली और पथरीली होती है, जो आपके भावर क्षेत्र है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, जब यहाँ की मृदा कंकरीली और पथरीली है तो यहाँ पर कोई भी कृषि कार्य नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर कृषि कार्य नहीं किए जाते।
यहाँ पर कृषि कार्य नहीं किए जाते हैं। अब हम बात करें तो देखो ये नदी अब यहाँ तो रुकेगी नहीं, ये नदी अब सीधी आगे की ओर बढ़ेगी, और जब आगे की ओर बढ़ेगी तो ये मोटे मोटे पत्थर तो यहीं पर छोड़ जाएगी, फिर ये अपने महीन महीन कण, बहुत महीन कण लेकर, अपसादी कण लेकर ये नदी आगे की ओर बढ़ेगी, और जैसे ही नदी आगे की ओर बढ़ेगी तभी निर्माण होगा आपके तराई क्षेत्र का। हम दूसरी चीज पर इसी का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं हम, तराई क्षेत्र। तो हम बात करेंगे तराई क्षेत्र की। तो जैसे ये नदी निकली, अब ये नदी आगे की ओर बढ़ेगी और ये अपने महीन अपसादी कणों को लेकर आगे की ओर बढ़ेगी, और फिर समतली स्थान होगा, और जैसे ही समतल स्थान होगा ये इन महीन अपसादी कणों को बिछा देगी, और यही आपके कहलाएंगे तराई क्षेत्र। ये कैसे कहलाएगा? तराई क्षेत्र। और यहाँ हल्की रेतीली, दलदली और नमी युक्त मृदा पाई जाती है, क्योंकि मैंने बताया क्योंकि तराई क्षेत्र है, क्योंकि नदी आ रही है तो तराई का तो एरिया होगा, नमी भी होगी, बनोगी, और दलदली भूमि भी होगी। तो अगर सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि इसका निर्माण कैसे हुआ, आपसे पूछा जाए कि बताइए तराई क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ, तो नदी द्वारा लाए गए महीन अपसादी कणों से हुआ है। नदी द्वारा लाए गए महीन अपसादी कणों से हुआ है, अपसादी कणों से। जो नदी अपने द्वारा लाए महीन अपसादी कण लाती है उससे ही आपके इसका निर्माण हुआ है तराई क्षेत्र का। बात करें यहाँ की मृदा, तो यहाँ की जो मृदा होती है वो आपके समतल होगी, यहाँ की भूमि, क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ पर पानी का बहाव होता है वहां पर मृदा क्या हो जाती है, आपके बिल्कुल समतल हो जाती है। तो यहाँ पर समतल होगी मृदा, और आपके नमी युक्त होगी, और आपके दलदली होगी। कैसी होगी? दलदली। अगली नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है इसमें। तो अब मैंने जैसे बताया कि नदियां भाबर क्षेत्र में तो अदृश्य हो जाती हैं, इनविजिबल हो जाती हैं, फिर वो दिखाई कहाँ देती हैं? तराई क्षेत्र में। तो भाबर क्षेत्र से निकलकर नदियां किस क्षेत्र में दिखाई देने लगती हैं? तो भाबर क्षेत्र में नदी दिखाई देने लगती है, सॉरी तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में नदियां दिखाई देने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, देखो यहाँ की जमीन, यहाँ की जो मृदा होती है वो समतल नमी युक्त होती है, इसलिए यहाँ पर अधिक पानी वाली फसलें की जाती हैं। इस क्षेत्र में कृषि कार्य किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वही फसलें हो पाती हैं जिन्हें पानी की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे धान और गन्ना। यहाँ पर जो फसलें की जाती हैं, जो आपके फसलें की जाती हैं यहाँ पर, वो मोस्टली गन्ना और धान की खेती यहाँ पर की जाती है। और यहाँ पर अगर इसकी बात करें हम, तो यहीं पर आपके तराई क्षेत्र में बहुत सारे विषैले रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं, विषैले रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पर इस तराई क्षेत्र में इस तरह लिख देता हूं, तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? विषैले रेंगने वाले जीव, विषैले रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। और यही इसी क्षेत्र में पताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं, पताल तोड़ कुएं भी हमें देखने को मिलते हैं। आपसे पूछा जाए कि बताइए पताल तोड़ कुएं किस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं? तो तराई क्षेत्र में। और यहाँ पर बहुत सारी वनस्पतियां भी पाई जाती हैं, इस क्षेत्र में तो नहीं पाई जाती भाबर क्षेत्र में, लेकिन इसमें आपके वनस्पति भी पाई जाती हैं। और इसमें जो वनस्पति पाई जाती हैं वो आपके साल, सैमल, हल्दू, हल्दू जैसे यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें इसी क्षेत्र में, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे तराई क्षेत्र में। तो देखो यहाँ की जो जलवायु होती है, जो यह क्लाइमेट है यहाँ का, वो आपके
गर्मी बहुत ज्यादा रहती है इस क्षेत्र में, तो उष्ण रहती है यहाँ पर, उष्ण और नमी। यहाँ पर उष्ण और नमी बनी रहती है इस क्षेत्र में, इसलिए यहाँ पर मच्छरों की संख्या बहुत अधिक है। यहाँ की जलवायु में मच्छरों की संख्या बहुत अधिक है और यहाँ पर समय समय पर अनेक बीमारियां फैलती रहती है। फाइलेरिया, मलेरिया ऐसी बीमारी इस क्षेत्र में फैलती हैं जो मनुष्य के रहने के लिए उपयोगी नहीं है। ये जो क्षेत्र है मनुष्य के लिए ज़्यादा रहने योग्य नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर की जो जलवायु है वो उष्ण और नमी रहती है, जिससे मच्छरों की पैदावार बहुत अधिक है। यहाँ पर मलेरिया, फाइलेरिया बहुत सारी बीमारी फैली रहती हैं। हमारा तीसरा भाग रहेगा गंगा का मैदानी भाग। अब हम पढ़ेंगे भी गंगा का मैदानी भाग। अब हम डिस्कस करेंगे तीसरा भाग, गंगा का मैदानी भाग। गंगा का मैदानी भाग। गंगा का मैदानी भाग की हम बात करेंगे तो देखो, अब जैसे मैंने ये बताया, सबसे पहले नदी आई, उसने भाबर क्षेत्र का निर्माण किया। फिर नदी थोड़ी और आगे बढ़ी तो उसने तराई क्षेत्र का निर्माण किया। अब नदी थोड़ी और आगे बढ़ेगी, ये नदी और आगे बढ़ी। अब ये नदी जैसे ही आगे बढ़ी तो शुरुआत में जब ये नदी आई होगी तब ये एरिया बहुत बड़ा होगा, यहाँ तक ये अपने पानी को लेकर चल रही होगी। जैसे इसके पानी ने एक गर्त का निर्माण किया हुआ, एक गड्ढे का निर्माण किया हुआ, तो वो जो एरिया था वो सिमट के छोटा होना शुरू हो गया होगा, क्योंकि पानी एक गर्त में जा रहा है तो वो ज़्यादा एरिया में नहीं फैलेगा। तो कुछ पानी नदी का पहले यहाँ पे आया और अब इसी क्षेत्र में आपके बह रहा है केवल। ठीक, पहले इसमें भी आता था, अब नहीं आता है, क्योंकि अब गर्त का निर्माण हो गया तो वो केवल पानी एक ही जगह पर ठहरा हुआ है। तो जो इसका निर्माण हुआ है, तो इस गंगा के मैदानी भाग का जो निर्माण हुआ है वो नदी द्वारा लाए गए महीन अपसादी कणों, फाइन पार्टिकल्स, बहुत महीन अपसादी कणों से हुआ है, फाइन पार्टिकल से हुआ है। ठीक, नदी द्वारा लाए गए महीन अपसादी कणों से हुआ है। जो नदी द्वारा लाए गए महीन अपसादी कण हैं उनसे ही आपके गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। और ये किस इरा में हुआ है, किस युग में हुआ है, तो उस युग को कहा जाता है प्लीस्टोसीन युग। प्लीस्टोसीन युग, जो गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है वो प्लीस्टोसीन युग में हुआ है। ठीक, अब देखो गंगा के मैदानी भाग में दो क्षेत्र पाए जाते हैं। जो मैदानी भाग है इसके कितने क्षेत्र पाए जाते हैं? दो क्षेत्र, एक आपका खादर और दूसरा है आपका बांगर। ये दो क्षेत्र पाए जाते हैं, खादर और बांगर। अब खादर कौन सा होता है और बांगर कौन सा होता है? तो देखो मैंने आपको बताया, जब ये वाला जो नदी का क्षेत्र है, ठीक, अब जैसे ही इसमें पहले तो पानी यहां तक जाता था, लेकिन अब जैसे ही आपके ग्रीष्म ऋतु आती है तो पानी और कम हो जाता है, तो पानी ज्यादा एरिया में नहीं फैल पाता है। तो जैसे ही वर्षा ऋतु आती है पानी बढ़ जाता है और इसके आसपास के एरिया में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने के बाद जैसे ही ऋतु चेंज होती है वो पानी फिर से बढ़ जाता है। तो जिस क्षेत्र में बाढ़ आती रहती है तो उस क्षेत्र की मृदा जो है वो आपके बदलती रहती है, नवीनकरण होता रहता है मृदा का, मतलब नई परत आ जाती है। नई परत जब आ जाएगी तो मृदा नई बन जाएगी, और जैसे जैसे मृदा का बदलाव होता रहता है, मृदा का नवीनीकरण होता है, रिन्यूअल होती रहती है, वही आपका क्षेत्र कहलाता है खादर क्षेत्र। जहां पर बाढ़ आती रहती है, जहां पर बाढ़ आती रहती है तथा मृदा का नवीनकरण होता रहता है।
वही आपके क्षेत्र कहलाता है खादर क्षेत्र। और इस क्षेत्र की जो मृदा होती है वही कहलाती है आपके नवीन जलोढ़ मृदा। ये कौन सी मृदा कहलाती है? नवीन जलोढ़ मृदा। और ये जो इसका जो उपजाऊपन होता है बहुत ज्यादा, ये मृदा उपजाऊ होती है। ये मृदा कैसी होती है? अत्यधिक उपजाऊ होती है और इसमें हमें उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती, उर्वरक की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि बांगर क्षेत्र में, इस क्षेत्र में बाढ़ नहीं आती है। जैसे मैंने बताया यहाँ पहले आई थी बाढ़, लेकिन अब नहीं आई है। ठीक, जहाँ की मृदा जो है, जिस मृदा का नवीनीकरण नहीं होता है, वही मृदा, वही क्षेत्र आपके बांगर कहलाता है। ठीक, इस क्षेत्र की मृदा का, इस क्षेत्र की मृदा का नवीनीकरण नहीं होता है। और जिस क्षेत्र की मृदा का नवीनीकरण नहीं होता है वही आपके कहलाते हैं बांगर क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर नदियों का पानी पहले आता था लेकिन अब नहीं आता है। और यहाँ की ही मृदा कहलाती है प्राचीन जलोढ़ मृदा। प्राचीन जलोढ़ मृदा। और इसी मृदा में महीन महीन कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, महीन कंकड़ पाए जाते हैं। और इन्हीं कंकड़ों को, जो इस मृदा में जो कंकड़ पाए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है आपके कैल्शियम की ग्रंथियां। कैल्शियम की ग्रंथियां। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए किस क्षेत्र में कैल्शियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो बांगर क्षेत्र में ही आपके कैल्शियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। और इस क्षेत्र में मैं फसल करने के लिए, हालांकि दोनों ही खादर में भी बांगर में रबी और खरीफ दोनों की फसलें होती हैं, रबी और खरीफ दोनों की फसलें होती हैं इसमें। और इसमें हमें खाद की आवश्यकता, उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। वही बात करें तो गंगा का जो ढाल है, गंगा यमुना का, वो आपके उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है। जो इस मैदान का ढाल है, आपको याद रखना है, इस मैदान का ढाल किस ओर है? तो उत्तर पश्चिम से लेकर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है। तो आप देखेंगे जो नदियां बह रही हैं वो आपके उत्तर पश्चिम से निकल के आ रही हैं, उत्तर से निकल के आ रही हैं और दक्षिण पूरब की ओर ही बहती हैं मोस्टली नदियां जो आपके उत्तर प्रदेश में बहती हैं। जबकि उत्तर पश्चिम में इसकी हाइट अगर हम माने तो 300 मीटर तक है और दक्षिण पूरब में 80 मीटर तक इसकी ऊंचाई हमें देखने को, इस मैदान की ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे अभी, वो रहेगा हमारा दक्षिण का चौथा पार्ट डिस्कस करते हैं अभी। और हमारा चौथा पार्ट रहेगा दक्षिण का पठारीय भाग। अगर हम दक्षिण के पठारीय भाग की बात करें तो ये प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग है। ये कैसा है? ये प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग है। ठीक, प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग है। सबसे पुराना भूभाग है। जो प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग है वो आपके दक्षिण का पठारीय भाग है। ठीक, और ये जो है प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसका उत्तरी भाग भी यही है, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। ठीक, ये प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। और इसके फॉर्मेशन की बात करें कि इसका निर्माण कब हुआ, तो इसका ही निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ है। और ये पठार जो है विंध्य क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। विंध्य क्रम की चट्टानों से, विंध्य क्रम की चट्टानों से ही इसका निर्माण हुआ है। और यहीं पर उत्तर प्रदेश में ही दो जिले पड़ते हैं, मिर्जापुर और सोनभद्र। मिर्जापुर और सोनभद्र में आपके सोनपार
और कैमूर की पहाड़ियां स्थित है। यहाँ पर मिर्जापुर और सोनभद्र में ही विस्तार है आपके सोनपार और आपके कैमूर की पहाड़ियों का। यहाँ पर विस्तार किसका है? सोनपार और कैमूर की पहाड़ियों का यहाँ पर हमें विस्तार देखने को मिलता है। इसी दक्षिण के पठारीय भाग में ही पाया जाता है बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड और यहीं पर मध्य भारत का पठार भी स्थित है। इसी क्षेत्र में पड़ता है मध्य भारत का पठार। बात करें हम इसी क्षेत्र में जो आपके, मान लीजिए बुंदेलखंड ले लेते हैं हम, जो आपके बुंदेलखंड का क्षेत्र है, इसमें ही आपके पाए जाते हैं चिलास नामक घास का मैदान। जो पाए जाते हैं वो आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में पाए जाते हैं और यहीं पर आपकी काली मृदा का विस्तार हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जो आपके ब्लैक सॉइल है इसका बहुत ज्यादा हमें विस्तार देखने को मिलता है आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसी काली मृदा को उत्तर प्रदेश में रैगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रैगुर मृदा के नाम से इसे प्रदेश में जाना जाता है। वही हम बात करें बघेलखंड की, तो बघेलखंड के उत्तर में आपके सोनपुर की पहाड़ी है, सोनपुर की पहाड़ी, और इसके ही दक्षिण में हमें देखने को मिलती है रामगढ़ की पहाड़ी। इसकी पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, इसके दक्षिण में बघेलखंड के हमें देखने को मिलती हैं। आगे हम बात करें तो इस क्षेत्र में बहुत सारी नदियां बहती हैं, जैसे आपकी करमनाशा नदी, सोन नदी, रिहंद, ये सारी नदियां इसी क्षेत्र में बहती हैं। करमनाशा, सोन, रिहंद इसी क्षेत्र में आपके देखने को हमें मिलती हैं। आगे हम बात करें इसी क्षेत्र में मिर्जापुर में ही एक जलप्रपात भी है जिसे बिंडम जलप्रपात कहते हैं। बिंडम जलप्रपात कहते हैं। ठीक, तो ये पूरा हम कंप्लीट चैप्टर पढ़ चुके हैं उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया एग्जाम में, आपको अच्छे से तैयार करना है ये चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। इससे ही लेकर कोई ना कोई टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। और अगर इसके आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से हमारा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम जो है स्टडी बाय ग्याज नाम से ही हमारा टेलीग्राम है। वहीं से आपको इसकी PDF भी मिल जाएंगी और वहीं पर इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।